हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सी शोभित अग्रवाल और आज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 जो बात करता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में। आइए, इस चैप्टर को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में हम यहाँ पे उसको बांट सकते हैं। पहला है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, दूसरा है ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, थर्ड है आपका अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आखिर ये फॉरेन करेंसी का मीनिंग क्या है। फॉरेन करेंसी का मीनिंग होता है वो वाली करेंसी जो भी आपकी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी आपकी करेंसी बचती है वो फॉरेन करेंसी मानी। जैसे कि हमारी इंडिया में रुपए हमारी जो होती है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है। तो जो हमारी रुपये है उसके अलावा जो भी हमारी करेंसी है वो आपकी मानी जाएगी फॉरेन करेंसी। जैसे कि आपके हो गए डॉलर्स, हो गए जो भी आपके हो गए डॉलर्स हैं, आपका पाउंड है, येन है, ये सारी की सारी आपकी करेंसी मानी जाएंगी फॉरेन करेंसी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि आपकी फॉरेन करेंसी में होते हैं। जैसे कि आपकी सेल और परचेज है, सेल है, परचेज है, लोन्स हैं। तो जो भी इस टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपके ट्रांजैक्शन है, अगर ये आपके डोमेस्टिक करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में डील हो रहे हैं तो ये इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे नाम दिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। मींस ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन फॉरेन करेंसी दैट इज अदर देन लोकल करेंसी। मींस ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन फॉरेन करेंसी अदर देन लोकल करेंसी। जैसे कि आपके हो गए सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स है। तो सेल ऑफ गुड्स आपका एक आपका ट्रांजैक्शन है। अगर ये ट्रांजैक्शन आपका ये ट्रांजैक्शन अगर डॉलर में हो रहा है तो ये माना जाएगा आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो इसकी आप एंट्री क्या पास करेंगे। आपने अगर 10,000 रुपए का आपने कोई गुड्स की आपने सप्लाई करी यूएस डॉलर्स में, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पर बात आती है अमाउंट की। हम यहाँ पे अमाउंट क्या ला लें, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडियन रुपीस में हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10,000 डॉलर तो नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए हमको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीस में। तो उसके लिए जो एएस कहता है वो ये कहता है कि वेन एवर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर टू बी रेंडर्ड, whenever foreign exchange transactions are to be rendered, use spot rate। स्पॉट रेट क्या होता है। स्पॉट रेट होता है आपका ट्रांजैक्शन डेट का रेट। सपोज आज अगर ये सेल ऑफ गुड्स का हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है और आज अगर डॉलर का प्राइस 80 रुपीस है तो ये आपका हो जाएगा स्पॉट रेट। यानी कि जो हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स की वो हम पास करेंगे 80 रुपीस में। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 80 रुपीस, तो जो कि आपका आ जाता है 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपए से आप अपनी सेल ऑफ गुड्स की एंट्री पास करेंगे तो स्पॉट रेट कहा जाता है। तो दिस रिकॉग्निशन इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। तो जब आपने पहली एंट्री पास करी 8 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन की, इसको हम कहा जाता है इनिशियल रिकॉग्निशन, इसको नाम कहा जाए। दूसरा है, अगर ये इनिशियल रिकॉग्निशन है तो आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होते हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है, एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। जो आपके फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है, अब सर ये क्या होते हैं फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, इसको देखते हैं। तो अगर पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपके कोई एफसीएमआई है, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है, तो बैलेंस शीट डेट पे उनको सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करना है। एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग क्लोजिंग रेट। इसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। यानी कि इनिशियल रिकॉग्निशन तो आपने कर दिया डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे, फिर उसके बाद हर साल की बैलेंस शीट पे, जैसे कि अगर हम 31 मार्च की अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो 31 मार्च की यानी कि बैलेंस शीट डेट पे आपको केवल फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स का आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। अब जो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम नहीं है सर, उनका क्या करना है, उनका आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी एंट्री पास हो गई सबसे पहले, जो भी आपने उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कर दिया, उसके अलावा आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन उनका नहीं करना है। तो सर इसको अगर हम समरी में बोलें, एफसीएमआई को आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है और जो एफसीएमआई नहीं है उनका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आखिर एफसीएमआई होते क्या है, कौन कौन से आइटम आपके एफसीएमआई में ट्रीट किए जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो उसकी डेफिनेशन है वो कहता है दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि जो असेट्स हैं और लायबिलिटीज से। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं असेट्स और लायबिलिटी वाले,
उन्हीं को ही आपको एफसीएमआई करना है, यानी कि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हो गए वो एफसीएमआई नहीं माने जाएंगे। तो जो असेट्स हैं या जो आपकी लायबिलिटीज हैं whose realization या सेटलमेंट विल बी मेड इन फॉरेन करेंसी। एफसीएमआई का क्या मतलब है? पहले तो वो असेट्स और लायबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा उनका जो भी आपका रियलाइजेशन है या जो भी उनका सेटलमेंट है वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी कहती है फॉरेन, वो आपका फॉरेन करेंसी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कहती है वो आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो आपका फिक्स होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन, लास्ट जैसे कि अब क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर, तो ये कैसे हो सकते हैं? एफसीएमआई का क्या मतलब होता है? पहले तो वो असेट्स और लायबिलिटीज होनी चाहिए, दूसरा उनके क्या है रियलाइजेशन या फिर सेटलमेंट आपके फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए, और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स होना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपकी सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने सेल ऑफ गुड्स किया है ऑन क्रेडिट तो आप एंट्री पास करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $10,000 की आपने अगर सेल करी है तो 80 रुपीज को हम सबसे पहले उसको स्पॉट रेट पे हमको बुक करना है, जो कि होगा 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए आपको डेटर से पैसा लेना है जो आपने सेल करी है फॉरेन करेंसी में। तो जी आपका पहला तो आपका ये आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। क्यों है? क्योंकि आपने $10,000 की आपने सेल करी है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन है जो कि फॉरेन करेंसी में। दूसरा ये आपको स्पॉट रेट पे बुक करना है। जब हमने सेल की थी उस समय डॉलर का रेट था 80 रुपीज, तो हमने उसको 80 रुपीज पे हमने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब हमको चेक करना है कि क्या इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है या नहीं करना है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हम तभी करेंगे जब ये कोई आपका असेट्स या लायबिलिटी होंगी, यानी कि वो आपका एफसीएमआई होगा। तो एफसीएमआई की डेफिनेशन क्या है कि असेट्स लायबिलिटीज हो, जो भी हो उसका रियलाइजेशन या सेटलमेंट है वो फॉरेन करेंसी में हो, और वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपका फिक्स हो। देखते हैं डेटर, क्या ये डेटर आपका एफसीएमआई है? एफसीएमआई के लिए पहले देखेंगे क्या ये डेटर असेट्स और लायबिलिटी है। ये आपका असेट्स माना जाता है। दूसरी कंडीशन, क्या इसका सेटलमेंट या फिर इसका रियलाइजेशन आपका फॉरेन करेंसी में होना है? बिल्कुल होना है। सामने वाला जो भी आपका जो भी यूएसए का क्लाइंट है वो आपको $10,000 देगा, तो आपका जो पेमेंट आना है वो आपका यूएस डॉलर्स में आना है। थर्ड हमारी कंडीशन क्या कहती है कि ये किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स है। ये क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि आपका और उसका एज अ सेल का एग्रीमेंट है कि आपने उसको सामान बेचा है, गुड्स बेचा है, तो वो आपको $10,000 देगा। ये ना आपका सेल एग्रीमेंट के तहत आपका फिक्स है। तो इसका क्या मतलब होगा? डेटर आपका एफसीएमआई हमारा बन गया। दूसरा देखते हैं सेल, क्या सेल हमारी एफसीएमआई है? पहली कंडीशन क्या कहती है एफसीएमआई की कि असेट्स और लायबिलिटीज होनी चाहिए। क्या सेल असेट्स और लायबिलिटीज का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। सेल्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, तो इसीलिए ये आपका एफसीएमआई की कंडीशन से बाहर हो गया। तो सेल्स का हमको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं करना है, हमको केवल डेटर का ही सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। और वो भी कब करना है? आपको करना है बैलेंस शीट डेट पर। जैसे कि आपकी 31 मार्च अगर आपकी आ चुकी है, बैलेंस शीट डेट आ गई है, अब आपको डेटर का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। क्या करना है? आपको $10,000 आपको मिलने हैं, और उस समय जब आपने रिकॉर्ड किया था उस समय डॉलर का प्राइस 80 रुपीज था। अब 31 मार्च को हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, उस समय हम देख रहे हैं कि क्या अभी भी डॉलर का प्राइस 80 रुपीज है। अगर मान लेते हैं कि डॉलर का प्राइस 80 से बढ़कर आपका 82 हो गया है, मतलब कि आपके 2 रुपए आपका डॉलर बढ़ चुका है, तो अब आपको डॉलर का प्राइस आपको करना है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो फिर आप $10,000 आपको मिलने थे, 80 रुपीज से मिलने थे, अब आपको वो 82 रुपीज से मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको इंडियन रुपीस में आपको पैसा ज्यादा मिलना है सामने वाले से, तो आप अपने डेटर्स को बढ़ाएंगे। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर आपके बढ़ गए। कितने रुपए से बढ़ेंगे? 2 रुपए से बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपका 80 रुपीज पे बुक था डॉलर, अब वो आपका 82 हो गया है, तो 2 रुपए आपको अब आपके डेटर से ज्यादा मिलना है। तो $10,000 इंटू 2, 20,000 रुपए टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। फॉरेन एक्सचेंज गेन 20,000 रुपए का आपको केवल डॉलर के बढ़ने की वजह से आपको गेन हो गया। आपको सामने वाला $10,000 ही देगा, लेकिन जब आपके वो इंडियन रुपीस में, जब आपका इंडियन जो बैंक अकाउंट है उसमें जब डॉलर का कन्वर्ट करके पैसा आएगा वो आपका 82 रुपीज से आएगा। तो इसलिए आपको अब 8 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको 8,20,000 मिलेंगे। आपके डेटर पहले 8 लाख का था, 20,000 आपने और उसमें डेबिट कर दिया,
तो ये आपका होगा 8,20,000। इस 20,000 रुपए का आपको हो गया गेन। उस गेन का हमने नाम दे दिया फॉरेन एक्सचेंज गेन। और फॉरेन एक्सचेंज गेन आपको ट्रांसफर करना है। ये कहां ट्रांसफर होगा? ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 रुपए आपके ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉरेन एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 रुपए का आपको फॉरेन एक्सचेंज के से आपको गेन हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका हम इसको समराइज करते हैं, इसको एक बार फिर समझते हैं कि जो आपके FCMI होते हैं उनको आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना होता है। FCMI होते हैं असेट्स और लायबिलिटीज, जिनका आपको सेटलमेंट आपको फॉरेन करेंसी में होना है और जो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो आपको फिक्स होता है, उसको आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। और जो भी डिफरेंस होता है फॉरेन एक्सचेंज का, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपका गेन या लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है, एक्सचेंज डिफरेंस व्हेन फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम आर कन्वर्टेड, क्योंकि हम केवल FCMI को ही कन्वर्ट करते हैं, नॉन FCMI को हम कन्वर्ट नहीं करते। यूजिंग क्लोजिंग रेट देन इट्स कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस, वो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा। अब आप 31 मार्च को बैलेंस शीट पे FCMI चेक कर रहे हैं, तो वो आपको 31 मार्च का जो रेट माना जाता है वो कहा जाता है आपका क्लोजिंग रेट। उस दिन आपका क्या रेट चल रहा है मार्केट में डॉलर्स का, वो आपका क्लोजिंग रेट माना जाता है। तो उसको आप क्लोजिंग रेट पे आप उसको फिर चेक करते हो, और जो एक्सचेंज गेन या लॉस होता है उसको आप अपना ट्रांसफर कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एक्सचेंज डिफरेंस माना जाता है। तो अब आप ये हमारा यहाँ पे पहला पार्ट हमने देखा अपना कि अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है। अब AS में एक आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है, इसमें नेक्स्ट इसमें टर्म है, वो कहता है कि अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आपका शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम से है या वो आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम से है। सर ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म आप समझते हैं जिनका पेमेंट या फिर रियलाइजेशन आपका 12 मंथ या फिर उससे पहले होना है, वो आपका शॉर्ट टर्म माना जाता है। या वो आपके लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कि अगर उसका आपको 12 महीने से ऊपर का टाइम ले रहा है वो, तो वो आपके लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। अब दोनों का अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि अगर कोई आपके एक्सचेंज डिफरेंस शॉर्ट टर्म FCMI से हैं, डेटर्स आपके शॉर्ट टर्म माने जाते हैं, क्योंकि उनका पेमेंट हम ऑलमोस्ट अपनी क्या है बिजनेस साइकिल में हम अपना उसको ले लेते हैं। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है तो उसका जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो आपका पैरा नंबर 13, जो AS 11 में पैरा है, पैरा नंबर 13 के अकॉर्डिंग हम कहा जाता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का एक्सचेंज डिफरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है, अगर वो आपके लॉन्ग टर्म कैसे की, आपने कोई बैंक से कोई आपने लोन लिया है और लोन लिया है आपने डॉलर में, और लोन को आप लोन जो आपका जो उसका टाइम है, जो टेन्योर है वो आपका 1 साल से ज्यादा है, 2 साल है, 5 साल है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम माना जाएगा। तो अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस होता है आपका जो आपका FCMI पे है और वो भी लॉन्ग टर्म वाली है, तो वो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन ये इसमें बताए गए हैं कि या तो फिर आप पैरा 13 लगा लो। पैरा 13 बात करता है वो आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा आपका पैरा बोलता है 46 से, ये क्या कहता है, ये बात करता है कि अगर कोई FCMI पर अगर आपको एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है तो उसको आप अगर डेप्रिशिएबल असेट्स का आइटम है तो उसको फिर आप उस असेट्स में ही उसको आप ट्रांसफर कर दो। जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको आप असेट्स में ही डेबिट कर दो या उसको क्रेडिट कर दो। अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स है, डेप्रिसिएशन नहीं है उस असेट्स के ऊपर, तो उसको आप FCMI TD फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांजिशन डिफरेंस अकाउंट, एक आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, उसमें आपको ये आपको ट्रांसफर करना है जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है। देखते हैं इसे। जैसे कि सपोज आपने कोई लोन लिया है, आपने बैंक से कोई लोन लिया है आपने बैंक से, और लोन आपका डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए वो पैसा आपने लिया है। आपने किसी मशीन वगैरह के लिए आपने लोन लिया, मशीन के लिए आपने लोन लिया है, तो पहली एंट्री आप पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। आपने सपोज $1,00,000 का आपने लोन लिया है और हमारा जो स्पॉट रेट है, सबसे पहले आपको स्पॉट रेट पे आपको एंट्री बुक करनी पड़ती है और वो 80 रुपीज से मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 80 लाख रुपीज।
$1 लाख का आपने लोन लिया है और 80 रुपीज आपका स्पॉट रेट है, तो 80 लाख से आपने एंट्री पास कर दी और ये लोन के पैसे से आपने आपने खरीदी मशीन। तो ये आपको चेक करना है। अब आपकी डेट आ गई है 31 मार्च। अब आप 31 मार्च पे हैं, आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन कौन से आपके FCMI हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका FCMI नहीं माना जाता है। दूसरा है आपका बैंक लोन। क्या बैंक लोन FCMI है? बैंक लोन आपका FCMI है। क्यों? क्योंकि ये आपका असेट्स और लायबिलिटीज है और ये पैसा आपको चुकाना है। अगर $1 लाख लिए हैं तो $1 लाख ही आपको चुकाने हैं और वो आपको चुकाने हैं डॉलर्स में, तो ये आपका FCMI माना जाएगा। तो आपको बैंक लोन को आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। वो रिकॉग्निशन करना है आपको डेप, आपको रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग रेट पर। क्लोजिंग रेट हमने लिया था 82 रुपीज। अब क्योंकि आपके डॉलर्स का प्राइस बढ़ गया है और $1 लाख का लोन है, अब क्योंकि वो आपको चुकाना पड़ेगा। पहले आप 80 रुपीज से चुकाते हो उसे, अब वो आपको 82 रुपीज से चुकाना है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लॉस हो गया। आप अपना लोन बढ़ाएंगे टू बैंक लोन। जो पहले लोन आपका 80 लाख का था, अब वो आपका बढ़ जाएगा $1 लाख और ₹2 आपके बढ़ गए, तो $2 लाख का आपने लोन बढ़ा दिया। और जो हो गया फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को आपने डेबिट कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन आपने बढ़ा दिया और $2 लाख का आपने अपना एक्सचेंज डिफरेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात आती है इस एक्सचेंज डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर करें। देखिए, अगर ये आपका शॉर्ट टर्म होता तो फिर आप पैरा लगाते 13, जो आपका ट्रांसफर हो जाता आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लोन आपको लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म भी कैसा है, जो आपको डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए मिला है। तो डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए आपके पास, आप चाहो तो पैरा 46 भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए बताया गया है कि अगर कोई डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए कोई लोन लिया गया है, उसके ऊपर अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज का गेन या लॉस होता है, तो वो आपको असेट्स की कॉस्ट में ही ऐड और लेस करना है। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा मशीन अकाउंट में टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस ₹2 लाख और मशीन अकाउंट आपका डेबिट हो। आपने उस लॉस को अपनी मशीन की कॉस्ट बना दिया कि मशीन में हमारी जो 80 लाख की मशीन थी वो 80 की नहीं पड़ी, अब वो 82 की हो चुकी है। तो इसलिए आपको मशीन अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, आपने ₹2 लाख आपने जो लॉस हुआ वो आपने मशीन की कॉस्ट में प्लस कर दिया। अगर ये सपोज आपका अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए होता, ये लोन अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए होता, तो फिर हमारा जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस है वो आपका मशीन में नहीं जाता, उसको आप ट्रांसफर अपना कर देते FCMI TD अकाउंट में। देखिए, ट्रांसफर टू FCMI TD अकाउंट। एक आप अपना अकाउंट खोलते, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांजिशन डिफरेंस अकाउंट डेबिट ₹2 लाख। तो ये आपको चला जाता बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस में आप चला जाता। और ये जो भी FCMI है, जैसे कि 5 साल का लोन है, तो ये 5 साल में आपका धीरे धीरे करके आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमोर्टाइज होता। ठीक है, तो इस वाले पैरा 46 से आपका इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ा है कि जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस एक ही बार में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे हिट करता, वो एक ही बार में नहीं जाएगा, वो आपका धीरे धीरे वो आपका अमोर्टाइज होगा। अगर वो डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए होता तो जो वो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपकी रिवाइज डेप्रिसिएशन होती, उसके फॉर्म में वो आपका ट्रांसफर होता रहता। अब क्योंकि हमने, अगर वो आपका नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए है, तो हम उसको डाल रहे हैं FCMI अकाउंट में, जो कि आपका धीरे धीरे आपका अमोर्टाइज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो भी है आपने पैरा अगर 46 से लगाया है तो उसको आपको डिस्क्लोजर देना है। इफ एंटिटी अप्लाइड पैरा 46A, देन डिस्क्लोजर ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। वो आपको अपने नोट्स टू अकाउंट में वो आपको डिस्क्लोज देना पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये तो केवल हमने अपने फॉरेन के केवल ट्रांजेक्शंस किए हैं कि हमारी जो एंटिटी है, जो हमारा बिजनेस सेटअप है, वो हमारा इंडिया में है और हम केवल फॉरेन से हमारे कोई लेन देन चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कोई ब्रांच अगर हमारी फॉरेन में सिचुएटेड होती, तो वो हमारे हो जाते फॉरेन ऑपरेशन की। जो ब्रांच है वो फॉरेन में है और वो अपने ही लेन देन कर रही है, वहीं पे लेन देन कर रही है, USA में लेन देन कर रही है। तो ये वाला जो टॉपिक होता है, इसको हम अपना डिटेल में हम अपना कवर करते हैं, वो हमारा होता है कवर ब्रांच अकाउंटिंग के साथ। कि जो भी आपका ट्रांसलेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फॉरेन ऑपरेशंस का, इसको हम अपना डिस्कस करते हैं टू बी डिस्कस विद द ब्रांच। जो हमारा CA इंटर का जो हमारा चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, उसमें ये हमारा डील किया जाता है
कि हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, इंटीग्रल होती हैं, नॉन इंटीग्रल होती हैं, ये सारा हमारा टॉपिक कवर होता है ब्रांच अकाउंटिंग में, तो इसको हम वहीं जाके देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब जैसे कि हमने एक अपना एग्जांपल लिया था अपने यहाँ पर अपना, कि जो भी आपका ये बैंक का लोन है, बैंक का लोन है $1 लाख का आपका लोन है, तो इसमें देखिए आपको क्या है नुकसान हो रहा है। देखिए 2 लाख रुपए डॉलर के पैसे बढ़ने से आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, जो आपको नुकसान है। तो इस नुकसान से बचने के लिए एक हमारा पॉइंट आता है, वो होता है हेजिंग। हेजिंग, इस नुकसान से बचने के लिए हम अपना हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग क्या होता है सर? हेजिंग ये होता है कि आपने अभी से ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको $1 लाख देने हैं, तो और वो डॉलर आपको सबको 1 साल बाद देने हैं। तो जिस दिन आपको डॉलर देने हैं उस दिन के लिए आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे उस तारीख को इतने डॉलर चाहिए, और वो प्राइस आपने आज ही फिक्स कर लिया कि उस दिन मैं सपोज 80 आज चल रहा है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 81 का हो गया है कि हम आपसे उस तारीख को 81 रुपीज पे इतने डॉलर का हम आपसे परचेस करेंगे, ताकि हम वो डॉलर आपसे परचेस करके अपना बैंक का लोन चुका सके। तो इस टाइप का ट्रांजेक्शन को कहा जाता है फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आज सेटलमेंट नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जिनका सेटलमेंट आज नहीं है, वो किसी फ्यूचर डेट पे आपका सेटलमेंट होते हैं, तो ये आपके माने आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो केवल आपके हेजिंग के लिए होते हैं, यानी कि केवल आपके बिजनेस को नुकसान से बचाने के लिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको हेजिंग कहा जाता है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका जो भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट है, आपने 80 रुपीज पे करना है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 81 का, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा उस तारीख तक, जिस दिन मुझे वो लोन पे करना है, उस तारीख वो मेरे आपके डॉलर 82 रुपीज के हो जाएंगे। तो इसलिए आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 81 रुपीज में वाले डॉलर मेरे को पड़ जाए। तो आपने 1 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो आपके हो गया प्रीमियम। तो वो वाला प्रीमियम क्या है, वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में आप उसको अमोर्टाइज करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें क्या है, डिलीवरी नहीं होती है। यहां पर आप क्या है, डॉलर्स खरीदेंगे, आप उस टाइम पे जिस टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस डेट पे आपको डॉलर मिलेंगे। लेकिन एक स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन होता है जहां केवल आपने प्राइस का ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इतने प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इसमें आपको मेरे को इतना रुपए देना है, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे। इस टाइप को कहते हैं आपको स्पेकुलेशन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड फॉर ट्रेडिंग। स्पेकुलेशन, तो ये जो आपका जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये कब रिकॉर्ड करना है? ऑन डेट ऑफ सेल। जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचेंगे उस डेट पर आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उस डेट पर आपको ये अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस या गेन आपको ट्रांसफर करना रहता है। तो हेजिंग का क्या होता है? हेजिंग में रिवाइज करते हैं। हेजिंग में आपके परचेज ऑफ प्लांट या गुड्स के अकॉर्डिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आपने सपोज कोई मशीन आपको खरीदनी है, आपको पे करना है, आपको $10,000 आपको पे करने हैं मशीन के लिए, और वो आपने खरीदी ऑन क्रेडिट, तो $10,000 आपको पे करने हैं। तो आपको कुछ ना कुछ आपका लेन देन होगा, कुछ ना कुछ आपके ट्रांजेक्शन होंगे कि आप कुछ ना कुछ उसमें परचेज करोगे, और साथ में साथ वो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें। लेकिन जो आपका स्पेकुलेशन है उसमें ये वाला फिगर मिसिंग होती है, आपके केवल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपकी कोई इसमें डिलीवरी नहीं होगी, कोई आपके डॉलर का लेन देन नहीं होगा, आपके केवल प्राइस का जो भी आपको लॉस या गेन है वो आपका सेटल होता है, आपका डॉलर सेटल नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे अपने वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, और दूसरा पार्ट है इसका ट्रांसलेटिंग जो भी हमारी ब्रांचेस होती हैं फॉरेन की उसको हम कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, और तीसरा है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आज हमने यहाँ पे रिवाइज किया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा AS11 अच्छे तरीके से ये आपको पूरा रिवाइज हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।